मैं बहुत ही घमंडी टाइप का लड़का था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी कजिन से शादी कर ली। शादी के बाद अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। 5 साल बाद मैं दुबई से वापस लौटा तो मेरी बीवी मुझे कहीं नजर न आई। अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है। मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे ना मिली। तो अम्मा ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी बीवी के साथ शॉपिंग पर गया तो सामने खड़ी फकीर औरत को देखकर मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे पापा 2 ही भाई थे और एक ही घर में रहते थे। मेरे चाचा की एक बेटी और 2 बेटे थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। चाचा के तीनों बच्चे मुझसे छोटे थे, इसलिए मैं हर वक्त उन पर रौब जमाया रखता था। इकलौता था इसलिए मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती थी। चाचा के बच्चों से ज़्यादा महंगे कपड़े और खिलौने मेरे पास मौजूद होते थे और इस बात पर मैं पूरे घर में इतराता इतराता फिरता। मेरी माँ मुझे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत ने मुझे सर पर चढ़ा रखा था। मैं अक्सर अपने कजिन को जरा जरा सी बात पर थप्पड़ मार देता। मैं इकलौता था इसलिए जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करता मेरी माँ मुझे ला कर देती थी। अगर अपने कजिन्स के साथ क्रिकेट खेलता तो अपने हार जाने पर उन पर चिल्लाने लगता। अपनी गलती का इल्ज़ाम भी उन पर लगा देता। मेरी माँ मुझे डांटने की बजाय मेरा ही साथ देती थी। मुझ में इतनी ज़्यादा अना और घमंड आ चुका था कि मुझे अपनी ही बात ठीक लगती। मेरे चाचा के दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी, लेकिन मैं उस समय उससे छोटे मोटे काम करा लेता था। मैंने एक बार उससे कहा कि निदा, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरी कजिन का नाम निदा था। वो उस वक्त 10 साल की थी और मैं 14 साल का, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय देते समय उसका हाथ लड़खड़ा सा गया था और थोड़ी सी चाय मेरे शर्ट पर गिर गई। मैंने तो इस बात पर तूफान खड़ा कर दिया था। मैंने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, क्या तुम अंधी हो गई हो? मेरी शर्ट खराब कर दी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी चाची और मेरी माँ दोनों बाहर आ गईं। निदा रोते हुए चाची के साथ लग गई और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी। मेरी चाची भी मुझ पर चिल्लाने लगी कि छोटी सी बच्ची से तुमने चाय क्यों बनवाई थी? अगर बनवाई भी थी तो तुम कब खुद पकड़ सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा? मुझे चाची के कहने का अंदाज बुरा लगा था, लेकिन मुझसे पहले ही मेरी माँ बोल पड़ी। कहने लगी, तुम होती कौन हो आदिल से यूं बात करने वाली? मेरी माँ का अंदाज भी लड़ने वाला ही था। मेरी वजह से बात काफ़ी बढ़ चुकी थी और रात तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि घर को बांटने की नौबत आ गई थी। मेरी माँ और चाची एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार न थीं, मगर पापा और चाचा ने इस शर्त पर अलग घर लेने की बात की थी कि मिलना नहीं छोड़ेंगे। ये बात यहीं ख़त्म हो गई थी और कई साल गुजर गए थे। अम्मी खुद तो चाचा के घर चली जाती थीं, लेकिन मुझे कभी लेकर नहीं गई थीं। कहने लगी, मेरे बेटे पर तुम्हारी चाची होती कौन है अपनी बेटी को अहमियत देने वाली? मुझे खुद कुछ खास पसंद न थी मेरी चाची, और वजह ये थी कि मेरी माँ ने मेरे दिल में उनकी बुराई ही डाली थी, कभी अच्छाई नहीं डाली थी। इसलिए मैं भी चाचा के घर नहीं जाता था। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। हम सब बच्चों ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। मैंने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था और मेरे चाचा के दोनों बेटे भी चाचा के काम को संभाल चुके थे। अब मेरी उन दोनों से अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। पुरानी बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि दिल में बिठाई जाती, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक था कि मैंने निदा को दोबारा नहीं देखा था, क्योंकि मैं कभी भी चाची के घर जाता ही नहीं था और निदा भी कभी मेरे घर नहीं आई थी। फिर मेरे लिए वो एक गैर अहम सी बात थी। मुझे इस बात की कभी उत्सुकता भी नहीं हुई थी कि उसे देखूं कि वो अब कैसी लगती है, लेकिन मेरी उससे मुलाकात भी आखिरकार हो ही गई थी और ऐसी हुई कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी। निदा के भाई की मंगनी के फंक्शन पर हम सब इनवाइटेड थे। मंगनी की रस्म बहुत बड़े हॉल में की गई थी। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी कर रहा था। अम्मी अब्बू अंदर जा चुके थे। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करके जब तेजी से अंदर हॉल में दाखिल हुआ कि मेरा टकराव एक खूबसूरत लड़की से हुआ था। ब्लैक नेट की साड़ी में वो लड़की हुस्न का शाहकार लग रही थी। मैं तो उसे देखकर अपने होश ही खो बैठा था। वो एकदम ही मेरे पहलू से पीछे हटी थी। मुझे देखकर बदहवास सी हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? कहने लगी, जी नहीं। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई और मेरी नजरें उसी के आसपास घूमती रह गई थीं। लेकिन असल होश मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी चाची ने उसे निदा कहकर पुकारा था। वो निदा थी, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, मेरे तो बहमो गुमान में भी न था।
मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी सज गई थी। फिर तो पूरे फंक्शन में वो मेरी नज़रों के घेरे में रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक ही मुलाकात में वो मुझे अपना दीवाना बना देगी। घर आकर भी मेरी आंखों में निदा का ही चेहरा समाया हुआ था। मेरी रातों की नींदें उड़कर रह गई थीं। मैंने अपनी माँ से जब निदा से शादी की इच्छा जाहिर की तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गईं। कहने लगीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे अपनी बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा, अम्मी वो मेरी पसंद है, क्या बुराई है उसमें? मेरी बात पर एक गुस्सीली नज़र उन्होंने मुझ पर डाली थी। कहने लगी, आदिल अपनी पसंद बदल लो तो अच्छा है। मैं कभी उस औरत के घर पर उसकी बेटी का हाथ मांगने नहीं जाऊंगी जिसने जरा सा झगड़े को बढ़ाकर घर का बंटवारा कराया था। उसकी बेटी अगर मेरे घर आ गई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। मेरी माँ ये कहते हुए रोने लगी थीं। उस वक्त तो मैं चुप हो गया था, लेकिन मेरे दिल में बस वही बसी हुई थी। मेरा दिल निदा की मोहब्बत का दीवाना हो चुका था। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि अगर वो मेरी शादी निदा से करवा दें तो वो जो कहेंगी मैं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा उनकी बात से। मेरी इस शर्त का वादा मेरी माँ ने मुझसे लिया था, लेकिन जब मेरा रिश्ता निदा के लिए लेकर गई तो मेरी चाची ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, निदा का रिश्ता तो हम पहले ही तय कर चुके हैं और निदा की शादी हम वही करेंगे जहां उसका हमने रिश्ता तय किया है। मेरी माँ ने तो बड़े खुश होते हुए मुझे ये खबर सुनाई थी, लेकिन मैं तो निदा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। इसलिए अगली सुबह मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से निदा कॉलेज जाती थी। जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी और उससे कहने लगा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बहुत नर्वस सी खड़ी थी। मैंने कहा, निदा गाड़ी में बैठो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा कजिन हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर तक वो उलझन का शिकार रही, लेकिन मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उससे कहा कि देखो, अपने मंगेतर से शादी पर इनकार कर दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाना चाहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें बहुत खुश भी रखूँगा, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। मैं उसे अगवा करके अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। आज तक मैंने जिस भी चीज़ को पसंद किया था उसे हासिल किया था। फिर निदा तो मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनून बन गई थी। मेरा दोस्त उस फ्लैट में अकेला रहता था। मैंने निदा को एक कमरे में बंद किया और अपने दोस्त से निकाह करने का इंतजाम करने के लिए कहा। मैंने निदा से साफ कह दिया कि जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी मैं तुम्हें घर छोड़कर नहीं आऊँगा। वो रोती रही, मेरी मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मजबूरन उसे मुझसे निकाह करना पड़ा। निकाह होते ही मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया था। अब मुझे किसी की कोई परवाह न थी, वो मेरी बीवी बन चुकी थी। मैं उसे उसके घर लेकर गया। दरवाजा चाची ने ही खोला था। निदा को मेरे साथ देखकर वो दंग रह गई थी। निदा रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई और बताने लगी कि कैसे मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया है। मैंने चाची से कहा कि अब कल मेरी माँ दोबारा मेरा रिश्ता लाएंगी, बेहतर है कि आप इज्जत से मेरे साथ निदा को विदा कर दीजिएगा, वरना वो मेरी बीवी तो बन ही चुकी है, मैं जब चाहूँ उसे साथ लेकर जा सकता हूँ। मेरी चाची ने मेरी बात बेजान वजूद के साथ सुनी थी, लेकिन जब मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो मेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगे, तुम ये घटिया कदम उठाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ भी गुस्से से बिखर गई थीं। कहने लगी, तलाक दो उसे, हम ऐसी शादी को नहीं मानते। मैंने कहा, अम्मी आपने आज तक मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें लेकर दी हैं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं जिसे पसंद करूं कि उसे कोई मुझसे छीन ले। अगर आपने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे अलग घर में ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ूंगा हरगिज नहीं। मैं जानता था मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ, वो मुझे अलग नहीं रहने देंगे, इसीलिए वो मेरे सामने हार मान गई। मेरी शादी पर बस मैं ही बहुत खुश था। निदा मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिद थी, जिसे मैंने पा लिया था। मुझे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, लेकिन शायद मैं ये भूल गया था कि मेरी माँ मेरे सर पर कौन सा बम फोड़ने वाली है। शादी के बाद जब निदा मेरी हमराही में कमरे में जाने लगी तो मेरी माँ ने कहा, आदिल निदा को कमरे में अकेले जाने दो, तुम मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। निदा अकेले कमरे में चली गई। मैं अम्मी के साथ लॉन्ज में ही बैठ गया। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारी शादी निदा से करवा दें तो तुम मेरी हर शर्त मानोगे। मैंने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं इस समय बेहद खुश था, इसलिए कुछ भी इनकार करना नहीं चाहता था। मेरी माँ उठी और कलाम पाक उठाकर ले आई।
कहने लगी, ये बात कुरान पाक पर हाथ रखकर कहो कि तुम मेरी सारी बात मानोगे। मैंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कह दिया कि मुझे अपनी माँ की हर शर्त मंजूर है, सिवाय निदा को छोड़ने के। निदा को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मुझे ये शक हुआ था कि कहीं मेरी अम्मी मुझे तलाक देने की बात न कह दें। लेकिन जो सज़ा मेरी माँ ने मुझे दी थी वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। अम्मी ने मेरे सामने मेरा पासपोर्ट और टिकट रखा था। कहने लगी, ये कल सुबह की टिकट है तुम्हारी। तुम 5 साल के लिए दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद ही वापस आओगे और उसके बाद ही तुम निदा को अपना सकते हो। इससे पहले तुम निदा को हाथ भी नहीं लगाओगे। ये सुनकर तो मैं अपनी जगह जम सा गया था। ये कैसी शर्त थी? निदा की संगत की खातिर मैंने हर जायज नाजायज कदम उठाए थे और मेरी माँ उसे मुझसे जुदा कर रही थी, वो भी 5 साल के लिए। मैं अगर कलाम पाक न उठाया होता तो इस बात से मुकर जाता, लेकिन वो मुझे बहुत बुरी तरह फंसा चुकी थी। मैं चाह कर भी कुछ कह नहीं पाया। मैं अब निदा के पास नहीं जा सकता था, इसलिए दूसरे कमरे में चला गया। एयरपोर्ट जाने से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि 5 सालों में तुम्हें निदा से कोई भी राब्ता नहीं रखना है, उससे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है। मैं बुझे दिल के साथ दुबई गया था। ये 5 साल का समय मैंने किस दर्द से गुजारा था ये मैं ही जानता था। मेरी माँ ने मुझे मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी आजमाइश मांग ली थी। निदा की जब भी याद सताती तो मैं बेकल सा होकर रोने लगता। मेरे अंदर की अकड़, जिद, सब कुछ वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया था। दिल में बस निदा की मोहब्बत बाकी बची थी। दिल कई बार निदा की आवाज़ सुनने की दुहाइयाँ देता कि वो तुम्हारी बीवी है, तुमने उससे मोहब्बत की है, उसकी आवाज़ तो सुन सकते हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने कलाम पाक आने लगता जिसकी मैंने कसम खाई थी। मुझे अपने पल पल के दर्द का एक हल मिला कि मैंने कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने शायद 10 साल बाद कलाम पाक खोला था, इसलिए पढ़ते हुए मैं बहुत अटक रहा था। उसके बाद मैं रोज़ ही कलाम पाक पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं नमाज का भी पाबंद होने लगा था। लंबे लंबे सजदों में रोते हुए अपने लिए सुकून मांगता था, अपनी बीवी की खैरियत मांगता था। जब घर पर फ़ोन करता तो माँ से निदा की खैरियत ज़रूर पूछता था। वो कहती कि वो ठीक है। उस वक्त मेरे आंसू बह रहे होते थे। नमाज और कलाम पाक ने मेरे अंदर के इंसान को बदल कर रख दिया था। मैं अब जिद्दी और घमंडी आदिल नहीं रहा था। नमाज और सजदों ने मुझे मोहब्बत सिखा दी थी, इंसानियत सिखा दी थी। जब मैं 5 साल बाद वापस लौटा तो मेरे बैग में सबसे ज़्यादा तोहफे निदा के लिए थे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तब भी मेरी नज़रें निदा को ही तलाश कर रही थीं। आज तो न मेरे दिल को करार था, न मेरी बेचैन नज़रों को सुकून। बस मेरा जी चाह रहा था कि जल्द से जल्द निदा मेरे सामने आ जाए, ताकि 5 साल से मेरी बेताब नज़रें उसे देखकर सैराब हो सकें। अम्मी अब्बू ही मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी थीं, मैं भी रोने लगा। घर आते हुए गाड़ी में मैंने पूछा कि निदा मुझे लेने क्यों नहीं आई, क्या घर पर मेरा इंतजार कर रही है? मेरी बात पर मेरी माँ नज़रें चुरा गईं, कहने लगीं, घर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने दिल में सोचा शायद मेरी माँ ने निदा से लड़ाई की होगी, इसीलिए वो ऐसा कह रही हैं। लेकिन घर पहुंचकर तो एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बीबी को अपने मंगेतर से ही मोहब्बत थी। अक्सर वो रात के अंधेरे में हमारे घर पर निदा से मिलने भी आता था। एक दिन मेरी माँ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था तो वो अपने उसी पुराने मंगेतर के साथ भाग गई। उसका मंगेतर उसे शादी करके दूसरे देश ले गया। ये सुनकर तो मैं दहाड़े मार मार कर रोया था। जिस लड़की की मोहब्बत में मैंने 5 साल इतने दर्द में गुजारे थे, जिससे मिलने की तड़प में मैंने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था, जिसकी खातिर खुद को बदल कर रख दिया था, वो मेरे निकाह में होते हुए कैसे किसी गैर के साथ जा सकती थी। मैं ये सदमा सह नहीं पाया था। 2 महीने मैं बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा, लेकिन वक्त शायद सब जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे मैं भी जिंदगी की तरफ लौट आया था। मेरे चाचा चाची अपने बच्चों को लेकर सऊदीया में शिफ्ट हो चुके थे। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे। पापा ने एक दिन मुझसे रोते हुए कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उस बेवफा की खातिर मैं बस मर ही नहीं सकता था। मुझे भी उस वक्त एक साथी और एक हमदर्द की ज़रूरत थी। रानिया बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं कर पा रही थी। अब भी मेरा दिल निदा के लिए ही तड़पा करता था। मेरी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग कर रहा था कि एक भिखारिन ने मेरी शर्ट पकड़कर खींची और कहने लगी, अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो आंखें झपकाना भूल गया था। बिखरे उजड़े बालों में, वो पहले फटे पुराने कपड़ों में भी मैं उस चेहरे को भूल नहीं सकता था। वो तो मेरी निदा थी, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी।
मैंने उसे कहा, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई? लेकिन वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस मुझे खाली खाली आंखों से देख रही थी। कहने लगी, भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। मुझे लगा जैसे वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी दूसरी बीवी मुझसे निदा के बारे में पूछने लगी, लेकिन मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और निदा को लेकर एक मेंटल डॉक्टर के पास आ गया। वो निदा का चेकअप करके बोली कि इसे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिससे ये नीम पागल हो चुकी है, लेकिन जरा से इलाज और ध्यान से ये ठीक हो सकती है। मैं अब सब कुछ छोड़कर निदा का ख्याल रखने लगा था। दिन भर उसी के साथ रहता, उससे पूछता कि उसका ये हाल किसने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस एक चुप थी जो उसके लबों पर रहती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, जो मेरे अंदर ऊधम से मचाने लगते थे। मैंने अपनी पूरी पूरी शिद्दत से उसे चाहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर मेरे अंदर आग सी लग जाती थी। रात देर तक मैं जब घर पहुंचता तो मेरी माँ मुझे गुस्सा होने लगती कि तुम उस बेवफा पागल बीवी की खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। रानिया मुझसे अलग कतराने लगी थी। मैं मम्मी से कहने लगा, मुझे सच जानना है कि जिस दिन वो मुझे सच बता देंगी उसी दिन मैं फैसला करूंगा कि मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैं रोज निदा से यही सवाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी थी और अब वो मुझे कुछ कुछ पहचानने भी लगी थी। जिस दिन उसने मुझे पूरी तरह पहचाना था, वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी थी। कहने लगी, आदिल मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। ताई अम्मी मुझे तुम्हारे साथ कभी भी रहने नहीं देंगी। तुम मुझे क्यों छोड़ गए थे? आज शायद उसके सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने कहा, अम्मी ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सजा दी थी। मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने उसे बताया कि कैसे अम्मी ने कलाम पाक पर हाथ रखवा कर मुझसे कसम ली थी। वो रोते हुए कहने लगी, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुबई भेजकर मुझे उस जुर्म की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद मेरे घर वाले भी सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद ताई अम्मी ने मुझ पर हर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। वो मुझसे सारे काम करवाती, मुझे मारती पीटती, कहती, तुमने अपने हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसाया है। मैं तुम्हारा ये हसीन चेहरा ही बिगाड़ दूंगी। फिर वो रोते हुए मुझे अपना जला हुआ गाल दिखाने लगी। कहने लगी, ताई अम्मी ने मेरे चेहरे को जला दिया आदिल। उसके दाएं गाल के नीचे जले हुए का गहरा जख्म था। मेरी माँ इस कदर जालिम भी हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। वो कहने लगी, ताया अबू ने जब ताई अम्मी से कहा कि वो तुम्हें बता देंगे तो ताई अम्मी खुद को मारने पीटने लगीं। कहने लगीं, अगर आदिल से कुछ भी कहा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मुझे निदा से नफरत है, मैं इसे अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ताया अब्बू भी चुप हो गए थे। उसके बाद ताई ने न जाने किस आदमी को रात के समय मेरे कमरे में भेज दिया। मैं चीखते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए कमरे से निकली तो मुझ पर बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप भाई यहाँ से जा चुके थे, मेरा यहाँ कोई भी नहीं था। मैं अपने मामा के घर गई तो उन्होंने भी बदनामी के डर से मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं मेरी सास उनके बेटे पर ही कोई घटिया इल्ज़ाम न लगा दें। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं दरबारों पर जाकर बैठ जाती। अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि वही मेरी मदद करे। लेकिन औरत घर से बाहर कहाँ महफूज रह सकती है, इसलिए मैं भी हवस का निशाना बन गई थी। वो आदमी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाकर सड़क के किनारे फेंक गया था। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता था, इसलिए मैं दिमागी तौर पर पागल सी हो गई थी। मोहब्बत तुमने मुझसे की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सजा के तौर पर दुबई भेज दिया, लेकिन मुझे बिना कसूर की सजा दी। मैं रोते हुए अपनी मौत मांगती थी, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिलती थी। तुमने क्यों मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था? क्यों मुझे अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपनाकर मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी? सास अगर अपनी बहू से नफरत करने पर उतर आए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ ने भी मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे मुजरिम तुम हो आदिल। तुम्हारा तो फिर से घर बस गया, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गई। मैं उसकी सिसकियों को सुनकर तड़प कर रह गया था। जुल्म मैंने किया या मेरी माँ ने, लेकिन मोहब्बत ने बर्बाद निदा को कर दिया था। मैंने उसे एक अलग घर में अपनी बीवी की हैसियत से रखा था। रानिया को मैंने ये कहकर तलाक दे दी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अभी वो जवान है, खूबसूरत है, उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं निदा को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो रोती थीं, कहती थीं, मुझसे मिलने आ जाया करो, तो मेरी इकलौती औलाद हो। पहले ही तुम्हारी जुदाई में मैंने 5 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में निदा के साथ किया था वो भुलाने के काबिल नहीं था। 1 साल लगा था निदा को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटने में।
जिस दर्द को वो सह चुकी थी वो बहुत बड़ा था, इसलिए अब मैं उसका दामन खुशियों से बांधना चाहता था। ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत का घर बसने नहीं देती। क्या था जो मेरी माँ दिल बड़ा करके निदा को कबूल कर लेती तो आज औलाद से महरूम ना होती। दोस्तों, क्या मुझे अपनी माँ को माफ़ करके अपनी माँ के पास वापस लौट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।